नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट बड़े ही अनोखे हैं और मैं आपका परिचय जब भी कराऊं, एक शिक्षाविद होने के साथ साथ एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट। नाम शायद आप अपने फ्रेम में जब देख पा रहे हैं तो शायद पहचान भी पा रहे होंगे। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। आजकल उनके पास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होने का पद से वो सुशोभित हैं। पर अभी अभी हमें पता लगा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने इसको एक नए नाम से कहने के लिए कहा गया कि अब से कुरुक्षेत्र या सभी विश्वविद्यालयों में जो कुलपति के पद हैं उनको कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। चलो, हम अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑफिशियली ये नहीं है, पर मैं सोमनाथ जी, आज मैं आपको अपने पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं उन सबको सादर नमस्कार। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और ये पॉडकास्ट पहले ही काफ़ी सफल हो चुका है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये सफलता की बुलंदियों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सौरभ जी जब किसी काम को हाथ में लेते हैं तो सफलता उसके अंदर निश्चित तौर पर मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। नहीं, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी के का परिचय कितना ही दे दें उतना ही कम है। वो आज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जब कुरुक्षेत्र में ये एनआईटी हुआ करता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के छात्र रहे और उन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से की। तो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक पूर्व छात्र भी हुए, तो एलुमनस भी है। तो एलुमनस का जब उस विश्वविद्यालय में कुलपति के तौर पे आना, ये अपने आप में एक दर्शाता है कि उस इंस्टीट्यूट की क्या वैल्यू है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एज अ मदर यूनिवर्सिटी भी हरियाणा की कही जाती है और उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग से आते हैं, तो हरियाणा के बहुत सारे और पैन इंडिया भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपने तौर पे, उनके रिसर्च के तौर पे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट्स हो चाहे ब्रिजेस के प्रोजेक्ट्स हो, उन्होंने उसमें वो सम्मिलित भी रहे। और ख़ास तौर पे उनके ऑलमोस्ट अराउंड 38 ईयर्स की, मुझे कहना चाहिए, एक जर्नी है जो वो अपने साथ, अपने लेगेसी को साथ लेके चल रहे हैं। और बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारी मैं कह सकता हूँ कि सोमनाथ जी ने not only education में, as a technocrat also, he has really made out some good engineers from this institute, जो कि उनका प्रीवियस इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से देश के लिए और देश के भविष्य के लिए दिए हैं। तो मैं अब क्योंकि अपने सवाल की ओर आगे बढ़ता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए वाइस चांसलर जब आप एक मदर यूनिवर्सिटी को हेड कर रहे हैं, तो आपका उसका जो एक्सपीरियंस है, हम वहीं से शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सौरभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने पीएचडी भी अपना यहीं से किया है। इतना ही नहीं, शायद मैं कुछ उन चंद लोगों में से हूँ जो जिस शहर से बिलोंग करता है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ है, उसी शहर में उसी यूनिवर्सिटी को एज वाइस चांसलर मुझे लीड करने का ये सौभाग्य मिला है। एनआईटी कुरुक्षेत्र, जैसे आप सब लोग जानते हैं, कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी अपना आप में एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। हमारे हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, जैसा कि आपने ठीक कहा, कि मदर यूनिवर्सिटी के रूप में हम इसको जानते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में काम करना अपने आप में बहुत ही मेरे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ काम करने का रहा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत ही ऐसे विशिष्ट काम जो कोई एक लीडर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए सोच सकता है, जी। जी। वो हम सब लोग यहाँ, वो सब काम
हम यहाँ अपने यूनिवर्सिटी के मेरे जितने सहयोगी साथी हैं उन सब के साथ मिलकर एज ए टीम हम लोग वो कर पाए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। वाह। वो जैसे आप आगे मेरे से बातचीत करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण काम है जो हम अभी तक कर चुके हैं और आगे इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या करना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और जब आदमी अपने काम को और अपने पैशन को, मैं तो ये मानूंगा कि डॉक्टर साहब, जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, कि आपके अंदर एक पैशन है। आप प्रोजेक्ट्स को या टारगेट्स को अपने पैशन के हिसाब से देखते हैं। तो आपने इन चीज़ों को जरूर किया। मेरा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को करते चले आए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो उसका स्टेक होल्डर होता है, वो होते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स का, और एक हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तो एक बहुत बड़ी लेगेसी है। और बहुत बच्चे, और अभी आने वाले दिनों में आपके पास एक नया सेशन आ रहा है, नए बच्चे आने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का स्वरूप, उसके अंदर आने वाले स्टूडेंट्स, और जो यहाँ से स्टूडेंट्स गए हैं, उनके लिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात नहीं करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर साहब, क्योंकि आप उसके माहिर हैं, तो आपने जरूर बहुत अच्छी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप किए हैं। बट उनके लिए क्या काम हो रहा है, अनुसंधान में क्या क्या काम हो रहे हैं, आपने पेटेंट्स के अंदर आपके यहाँ कैसे काम चल रहा है, और स्टूडेंट्स आपके लिए किस स्टेक पे खड़े हैं या वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते देखिए, पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का भाव फैकल्टी के अंदर आना है कि हम सब लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हैं। जी। स्टेक होल्डर्स में स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, फैकल्टी भी है, रिसर्चर्स भी हैं, हमारे एलुमनाई भी हैं, सोसाइटी भी है जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। परंतु इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है वो स्टूडेंट्स हैं। जी। तो कोई भी हम काम करें, वो एक स्टूडेंट को सेंटर में रख के हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, उसका क्रियान्वयन करना चाहिए। दूसरा ये रहता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, वो यूनिवर्सिटी इट्स नोन बाय इट्स रिसर्च। तो रिसर्च के फील्ड में हमने कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए। जी। जैसे जब मैंने लगभग 4.5 साल पहले ज्वाइन किया, आई फाउंड कि जो हमारी यूनिवर्सिटी रिसर्च में बहुत अच्छा कर रही थी, परंतु कुछ कारणों से उसका रिसर्च आउटपुट थोड़ा डिक्लाइन पर है। अच्छा। तो उसको रोकने की बहुत ज़रूरत थी, मोटिवेट करने की ज़रूरत थी कि हम अपनी फैकल्टी को कैसे मोटिवेट करें। तो हमने सबसे पहले तो इसके अंदर रिसर्च अवार्ड्स एस्टेब्लिश किए। अच्छा। वो रिसर्च अवार्ड्स क्या है कि जिसकी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस अच्छी है, उनका एच इंडेक्स क्या है। एच इंडेक्स क्या है, क्वालिटी मेजर है आपकी पब्लिकेशंस का, कि किस तरह के जर्नल्स में आप पब्लिश कर रहे हो। इसी तरह से आपका कोलैबोरेशन दूसरे रिसर्चर्स के साथ कैसा है, उस फील्ड के अंदर हमने एक रिसर्च अवार्ड एस्टेब्लिश किया। इसी तरह से आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो बाहर की फंडिंग एजेंसीज जैसे डीएसटी है, इस तरह के फंडिंग एजेंसी से कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो। तो ये हमने सोशल साइंसेज के फील्ड में अलग से और साइंसेज के फील्ड में अलग से एस्टेब्लिश किए। और इनको बढ़ाते हुए आगे की पेटेंट्स आपने कितने फाइल किए, कितने आपको ग्रांट हो गए, उसमें एक रिसर्च अवार्ड एस्टेब्लिश किया। इसी तरह से एक रिसर्च अवार्ड हमने कंसल्टेंसी में जी। एस्टेब्लिश किया। तो ये 7 कैटेगरीज के अंदर हमने रिसर्च अवार्ड एस्टेब्लिश किए। और पिछले 4 साल से हम लगातार ये रिसर्च अवार्ड अपनी फैकल्टी को ये अवार्ड दे रहे हैं हम उनको। और बहुत अच्छे नतीजे इसके देखने को मिले हैं कि हमारा रिसर्च आउटपुट जो डिक्लाइन पर था एकदम से इम्प्रूव हो गया। हमारा क्वालिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड क्वांटिटी, बोथ वेज वी हैव इम्प्रूव्ड। हमारी यूनिवर्सिटी का जो एच इंडेक्स है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई। और हमारा जो नेक का एक्रेडिटेशन हुआ, उसके अंदर भी हमारा इसका बहुत फायदा हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हमारा हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है हरियाणा की, जी। उसके अंदर एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसको नेक द्वारा जो हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड A++ जी। 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 वो मिला हुआ है। तो उसको उस एक्रेडिटेशन के अंदर हमारी इन रिसर्च पब्लिकेशंस की वजह से बहुत हेल्प हुई। दूसरी बात आपने पेटेंट से करी। जी।
तो इस यूनिवर्सिटी में लोग वाग अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे थे, बट एक पेटेंट फाइलिंग इकोसिस्टम वाज मिसिंग। अच्छा। तो इस चीज को पहचानते हुए हमने, हमारे ही एक पुराने एल्यूमनस हैं, अच्छा। वो डॉक्टर रमेश मेहता, अच्छा जी। हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, हम्म। वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो हमने उनको अपना वो जो, ही इज ए प्रैक्टिसिंग पेटेंट अटॉर्नी इन दिल्ली। अच्छा इससे पहले वो डीआरडीओ के अंदर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जी। और आईआईटी दिल्ली के साथ वो जुड़े रहे। तो हमने उनको अपने यहाँ पर ऑनरेरी प्रोफेसर इन पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उनको अपॉइंट किया। वेरी ऑनरेरी प्रोफेसर मीन्स दैट ही इज नॉट चार्जिंग एनी सैलरी फ्रॉम अस, ओके। rather he gave his contribution to the extent that he did not charge even a single paise for filing the patent. अरे बाप। Even he paid the government fee also. अच्छा। हर एक पेटेंट में लगभग कम से कम 1 लाख रुपए तो उस अटॉर्नी की फी होती है, हम्म। और 8 से 10 हजार रुपए जो सरकारी फीस होती है। हम्म। तो आप देखिए कि ना तो उन्होंने अपनी फीस चार्ज करी, ना उन्होंने सरकारी फीस, हमारे इसलिए सरकारी फी भी उन्होंने वो जी। पे करी है। और पिछले 3 साल में हमने 60 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए। क्या बात। और आज की डेट में मुझे बहुत गर्व है बताते हुए कि 30 से ज़्यादा पेटेंट्स हमारे को ग्रांट हो चुके हैं, अच्छा। और लगभग सारे पब्लिश हो चुके हैं। बहुत अच्छी। एंड वी आर प्लानिंग टू प्लेस अवर सेल्फ इन द फर्स्ट 10-15 यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री एज फार एज पेटेंट फाइलिंग इज कंसर्न। गुड। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे संस्थान पेटेंट फाइल करते हैं केवल नंबर बढ़ाने के लिए। हम्म। हम जो पेटेंट फाइल कर रहे हैं ये सारे के सारे हमारे को ग्रांट हो रहे हैं। दैट्स गुड। और आई एम वेरी होपफुल इन द नेक्स्ट 2-3 years you will find many of these parents are going to the stage of technology transfer also। ओके। और ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेशन भी इन पेटेंट्स के माध्यम से आने वाले समय के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को होने जा रहा बहुत खूब। डॉक्टर साहब, मैं इस बात से बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि अगर इतना काम हुए हैं तो वो उसकी जनरेशन जो है ए प्लस प्लस में तभी गई है। होगी, हाँ जी। क्योंकि नेक तभी इन चीज़ों को एक्रेडिशन में लेके आता है। अब डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि आपके टीचर्स, और टीचर्स क्योंकि कोलैबोरेट करते होंगे स्टूडेंट्स के साथ, तब जाके ये बातें हो पाती होंगी। बट स्टूडेंट क्योंकि मेन स्टेक होल्डर है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो उनकी देखिए आपके पास तो मल्टी फैकल्टी पोजीशंस हैं, एक तो स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेके, एक क्वेश्चन बड़ा बनता है कि जो अब दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब क्योंकि हम अब डिजिटल एज आ रही है, हो ही चुका है कहा जा सकता है, so how this university is performing right now on the digital stage, like coming out with the new courses। मैं अभी उस विषय पे जरूर आऊंगा क्योंकि वो आपका बड़ा पेटेंट विषय है और उसको आप बहुत लाइक करते हैं। तो एक मोटा मोटी तौर पे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात के लिए बहुत क्यूरियस होंगे जो आपके साथ अभी आना चाह रहे हैं या कैंपस में आना चाह रहे हैं, कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ देख रही है अपने आप को। सरोज जी, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। जी। और यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा टाइमली क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एडमिशंस होने वाले हैं। हमारा नया एकेडमिक सेशन 2025-26 का जून जुलाई में शुरू होता है। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो कोई भी स्टूडेंट जब किसी संस्थान में एडमिशन लेता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, कैसे होगी, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी। तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जैसे इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, इनके अंदर लगभग 80% या उससे ज़्यादा अच्छा। हमारे स्टूडेंट्स की अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। गुड। जितने हमारे कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, एमए की बात करें, चाहे वो एमए इंग्लिश में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, इस तरह के कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में भी आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 6 महीने के अंदर पास आउट होने के बाद जी। वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक। आप ये परसेंटेज वाइज कर सकते हैं कि लगभग 60 to 70% ओके। वो स्टूडेंट या तो हायर एजुकेशन में जाएगा, या उसको कहीं जॉब मिल जाएगी अच्छी, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। और कुछ एक स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जाते हैं, या हमारे जो अपने इंडिया के अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं।
तो इस तरह आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल प्रोग्राम में 60-70% और प्रोफेशनल प्रोग्राम में मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट अब्सॉर्ब्ड विद इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। और बाद में तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी से निकलता है वो कोई खाली तो रहता नहीं है। जी। किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, सब के सब लोग कहीं ना कहीं अच्छे लाइफ के अंदर सेटल हो जाते जी। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हैं। आपने ये दूसरा आप पूछ रहे थे हाँ। कि डिजिटल तौर पर हम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो स्टूडेंट्स हैं एडमिशन से लेकर उनके पास आउट होने तक जी। एक IUMS इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जी। विच इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन सिस्टम। तो- आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने जब एग्ज़ाम देना है तो यह गोटे डैशबोर्ड, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, हर स्टूडेंट को डैशबोर्ड में पता है। ठीक है। और ये पूरे का पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है, मतलब वेरी पूरा लाइफ साइकिल ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम गुड। एडमिशन टू द पासिंग आउट, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन सिस्टम है आजकल। एग्जामिनेशन भी लगभग हमारा कंप्लीट, जो एग्जामिनेशन प्रोसेसेस हैं पेपर सेटिंग के, और उसके बाद रिवोल्यूशन के अप्लाई करना है आपने, स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, दीज आर ऑल डिजिटल प्रोसेसेस दैट वी आर फॉलोइंग। Most of the branches have been shifted to the IUMS. You can say almost 70 to 80% of our branch work, routine branch work, like registration branch, examination branch, accounts branch, they are working all online. Remaining 20% we are hopeful that in the next 1 to 2 years we will be completing that also. तो एक पूरा डिजिटलाइजेशन, लाइब्रेरी के अंदर पूरा डिजिटलाइजेशन है आज की डेट में। वेरी गुड। तो ये डिजिटल युग एक ऐसा युग है जहाँ पर कोई भी हमारा वर्ग जी। इससे अछूता नहीं रहा है, जी। और हम भी उसी का पार्ट हैं, और बहुत तेजी से हम एक कंप्लीट डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल है। क्योंकि इसी बात से फिर आगे बात ये निकलती है डॉक्टर साहब कि क्योंकि 2020 में जब भारत एक नई सोच की तरफ सोचने लगा, और ख़ास तौर पे वो 2020, तो ख़ैर हमारे लिए वो कोरोना का पीरियड था, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो आई, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोल रहे हैं। तो उसका आने के कारण बहुत बड़े बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में हुए, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उससे अछूता नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूँ, और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भारत और हरियाणा का, खास तौर पे मैं उसको भारत के क्षेत्र में नहीं, हरियाणा के तौर पे एक वो गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय है। क्योंकि मदर बोला गया है तो मदर के नेचर के कारण कि पहला विश्वविद्यालय है जिसने नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की, और डॉक्टर साहब ने उसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या प्रस्तावित बदलाव आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैरिकुलम में आप लेके आए, ये मेरा सवाल। हैं। सौरभ जी, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एक एजुकेशन के फील्ड में एक गेम चेंजर पॉलिसी, जी। अमूलचूल परिवर्तन, जो समय की मांग भी है, जी। वो इस NEP 2020 के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। इस NEP 2020 का अगर विजन ही देखें हम, वो विजन क्या है? टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन इकोसिस्टम जी। which is rooted in Indian ethos, which is based upon equity and inclusion, जी। to provide holistic and multidisciplinary education, to produce well-rounded individuals जी। who can work for the nation, ट्रू। who can work with the spirit of nation first. जी। And with this NEP 2020, we want to establish in our country as a global knowledge leader, which is going to be, so based upon the changes that we are going to have under NEP 2020. जी।
अब इसमें एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हमने देनी है। जी होलिस्टिक का मतलब यह है कि हमने एक इंडिविजुअल की जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटीज को हम डेवलप कर सकें उसका प्रयास करना। ठीक। We not only have to develop intellect of a student but also the other faculties like the aesthetics, the cultural sense, the emotional aspects of the जी personality of a student, the physical, the sports, social, and the spiritual aspects of the personality. जी उसके लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जो एक हार्ड बाउंड्री हुआ करती पहले कि साइंस का स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, उस बाउंड्री को इस एनईपी 2020 ने खत्म किया। तो इसमें मल्टी डिसिप्लिन कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए जो अपनी डिसिप्लिन के अलावा आपने दूसरी डिसिप्लिन से पढ़ने हैं। जी इसके साथ ही ये एक रोजगार परक शिक्षा प्रणाली है, तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज इसके अंदर डाले समाहित किए गए। जी ये एक वैल्यूज एजुकेशन देने का भी इसके अंदर प्रावधान है, जी क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एजुकेशन मीन्स क्वालिफिकेशन। जैसे आपको बीए की डिग्री मिल गई, एमए की डिग्री मिल गई, तो वी आर नॉट बॉदरिंग कि इसके अंदर संस्कार भी बच्चे को मिले या नहीं मिले। जी तो मेरा ये कहना है कि क्वालिफिकेशन प्लस द वैल्यूज दैट वी गिव दैट जी मेक अ रियल एजुकेशन। जी तो इसके अंदर वैल्यू बेस्ड कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए। वो वैल्यू बेस्ड कोर्सेज एनवायरनमेंट के ऊपर हो सकता है, जी वो मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स ह्यूमन वैल्यूज पर हो सकता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज की जी चॉइस, एक बकेट ऑफ चॉइसेस टू द स्टूडेंट्स दी गई है इसके अंदर। साथ ही इसमें एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। जी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में लैंग्वेज की चॉइस दी गई है। जी जैसे हमने अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी, जी इस रीजन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अच्छा अभी फिलहाल इन 4 लैंग्वेजेस की हमने चॉइस दी। ठीक है I told you NEP talks about that the education system has to be rooted in Indian ethos, यानी कि ट्रू हम अपने भारतीय परंपरा के हिसाब से शिक्षा देने का काम करें। तो बिल्कुल उसके ठीक लिए बहुत सारे इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारी इंडियन फिलोसफी है, इंडियन कल्चर है, हरियाणवी कल्चर है, वैदिक मैथमेटिक्स है, इस तरह के लगभग 20 कोर्सेज की चॉइस हमने स्टूडेंट्स को दी है वैल्यू एडेड कोर्सेज के माध्यम से। जी कम्युनिटी एंगेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं जी जो एनएसएस और एनसीसी कभी एक को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मानते थे, ना इट्स अ करिकुलर एक्टिविटी, इसको जी क्रेडिट कोर्स बनाकर समाहित किया गया है। बिल्कुल तो ठीक आप देखेंगे कि इस तरह के स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की बात करूं तो लगभग 70 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की चॉइस स्टूडेंट्स को दी है। अच्छा वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो लगभग 50-60 के करीब वोकेशनल कोर्सेज, हम्म ताकि जब बच्चा एक डिग्री, सपोज वी द स्टूडेंट इज गोइंग टू बी इनटू अ 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम, जी 6 सेमेस्टर में कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट वो स्किल एनहांसमेंट के और वोकेशनल कोर्सेज के पढ़कर बाहर निकलेगा। अच्छा वो कम से कम एक वोकेशन हम्म उसने पिक करना है। हम्म जैसे किसी गर्ल स्टूडेंट का से ब्यूटीक खोलना है तो वोकेशन कुड बी ए ट्रेनिंग इन द ब्यूटीक। ट्रू बिल्कुल ठीक स्किलिंग में किसी को अगर डाटा एनालिटिक्स की स्किलिंग लेनी है तो दैट प्रोविजन इज देयर। जी तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर एनईपी के माध्यम से आए हैं, और लगभग 40% कोर्सेज स्टूडेंट चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है। अच्छा ये एक बहुत बड़ा, ये जो हम कह रहे हैं ना कि हम्म इट इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ हम्म, इक्विटी एंड इंक्लूजन, हम्म, इक्वल चांसेस टू ऑल, जी 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 एंड नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड बी लेफ्ट आउट, जी जो पढ़ना चाहता है और हम उस तक ना पहुंच पाए। बिल्कुल तो ठीक इसके बात अंदर सभी का ध्यान रखा गया है। तो इट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर इन द टाइम टू कम। आप इसका इफेक्ट देखना 2-3-4 साल बाद, जब जी बच्चों में स्किलिंग हो जाएगी, जी जब बच्चों में वैल्यूज आ जाएंगी, जी when our students will start feeling proud about the achievements of their country, ट्रू so it will change the overall, say, the
माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बहुत Absolutely. जरूरी था, समय की मांग थी। हमारे आसपास जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज के अंदर जो चेंजेस हो रही थी, वो सारी की सारी वो चेंजेस, एडवांसमेंट्स एनईपी के माध्यम से आ रही हैं। प्लस हम लोग वी आर रूटेड इन अवर इंडियन ईथोस ऑल्सो, यानी कि आप कह सकते हो इट इज गोइंग टू ब्रिंग इन द ग्लोबल माइंडसेट विद Indian taste. इंडियन टेस्ट, विद इंडियन हार्ट। इंडियन है। यस। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, मैं ये बातें मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं कि हो सकता है कि इट विल बी अ गेम चेंजर। और जो हम ये बात कहते थे कि आपने नेशनल कैरेक्टर इनकलकेट करना है हर स्टूडेंट में, हर ह्यूमन बीइंग में, और जो इंडियन नेशनल है वो इसमें से कहीं दिखाई देती है। पर डॉक्टर साहब, इसी में से एक छोटा सा सवाल ये निकलता है, क्योंकि ये इसका एरिया बहुत वाइडन एंड ब्रॉडन हो गया है, तो आपको उसके लिए फैकल्टीज और उसके लिए सारी चीजें वो आप कैसे उसका बैलेंस क्रिएट करेंगे? और हो भी सकता है, क्योंकि नेशन वाइड चीज है, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी इसको देख रही होगी, आप उस चीजों को सोच भी रहे होंगे, तो व्हाट इज योर रियल प्लान टू रियली कम्बैट इट्स अ न्यू काइंड ऑफ थिंग कमिंग इनटू द सिस्टम? यस सरोज जी, मैं समझ गया। आप ये जानना चाह रहे हैं कि एनईपी को लगाने में जो चैलेंजेस हैं यस, उसको एब्सोल्युटली। हम कैसे हैंडल कर रहे यस। हैं। वेरी ट्रू। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस वी हैव बीन एबल टू इम्प्लीमेंट एनईपी 2020 विद इट्स ऑल प्रोविजंस। इसके सभी जो कोर प्रावधान हैं, गुड। जितने भी इसके मेन फीचर्स हैं, उन सब को समाहित करते हुए हम लोगों ने, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इसको पूरे देश में सर्वप्रथम लगाया है। जी। We have implemented in our UG as well as PG programs. जी। We have been able to declare our results also under NEP very successful, जी। क्योंकि हमने 2022-23 में अभी यूजीसी ने केवल ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी थी। अच्छा। हमने अपने IHS, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज, जो अर्स्टवाइल यूनिवर्सिटी कॉलेज था, उसके अंदर यूजी प्रोग्राम में लगाया था। और नेक्स्ट ईयर 2023-24 में हमने अपने सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर लगाया। जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया, experience is very important. जी। We face number of issues in the first year, and while taking it to a very large scale to all the affiliated colleges, because we had the experience, so we could address many of those issues जी। because of the experience gained. ट्रू। And then from last session 24-25, we could implement in all the PG programs of our campus as well as all the affiliated colleges. दैट्स गुड। तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं इसको पूर्णतः हमने लगा दिया। इसके जो कोर प्रावधान हैं, जिसके अंदर एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट, जी। यानी ये दूसरा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, जी। मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइस, जी। मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ लगाया। मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात करें तो एक पहले साल के बाद अगर कोई स्टूडेंट छोड़ना चाहे तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उस विषय के अंदर। जी। 2 साल में छोड़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में उसको डिग्री मिलेगी। जी। और इसमें 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम का भी प्रावधान है। अगर कोई 4 साल पूरे करता है तो उसको डिग्री विद ऑनर्स मिलेगी। ठीक। और इसमें डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च का भी प्रावधान है, अच्छा। यानी कुछ एक एक्स्ट्रा क्रेडिट करके आप डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च कर सकते हो। अच्छा। ये जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में स्ट्रेट अवे सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन होगा। जी। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी नाउ, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 2 ईयर, डिपेंडिंग ऑन आपने 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है या 4 ईयर किया हुआ है। अच्छा। तो 4 ईयर वाले का सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा वहां पर। वेरी गुड। और जिसने डिग्री विद ऑनर्स एंड रिसर्च करी हुई है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में भी एडमिशन हो सकता है, और उसका पीएचडी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। वेरी गुड। तो आप देखिए कि इसमें कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि इसमें चैलेंजेस की। जी। बहुत सारे चैलेंजेस थे, खासकर जब हम इसको अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर लगाने जा रहे थे। नो अदर यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट वाज रेडी टू इम्प्लीमेंट इट बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस। वो चैलेंजेस क्या थे कि नंबर वन, कि फैकल्टी की ऑलरेडी शॉर्टेज है, और अभी इतने सारे नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। स्किल एनहांसमेंट आ रहा है, एबिलिटी एनहांसमेंट आ रहा है, वैल्यू एडिड कोर्सेज आ रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज आ रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं।
एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जब भी कोई बच्चा एग्जिट करता है अच्छा जी। उससे पहले इंटर्नशिप कंपलसरी है। हम्म। यानी कि फर्स्ट ईयर में एग्जिट अगर आप लोगे तभी एग्जिट कर सकते हो, अगर आपने उसमें इंटर्नशिप कर 1.5 से 2 महीने की 4 क्रेडिट कोर्स आपने इंटर्नशिप का यानी किसी इंडस्ट्री के साथ किया है। तो इंटर्नशिप का भी एडिशन हो रहा है, तो ये कौन करवाएगा? तो गवर्नमेंट वाज आल्सो इन ए फिक्स, मगर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस समय की, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ही वाज वेरी फार। ये उनकी, माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे कुलाधिपति चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हमारे गवर्नर साहब आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, इनका विजन ये था कि जो एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि 2030 तक हमने लगानी है, तो हमने 5 साल पहले ही लगानी है हरियाणा के अंदर। बहुत अच्छे। तो चूंकि हमारी मदर यूनिवर्सिटी है हम्म। तो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और मुझे खुशी है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने बखूबी निभाया। तो मेरा ये था कि फैकल्टी शॉर्टेज तो है, हम्म। परंतु अगर आप ये कहो कि 2030 तक आप ये फैकल्टी शॉर्टेज दूर कर दोगे तो हम 5 साल वेट कर लेते हैं। हम्म। तो आंसर वाज कि ये फैकल्टी शॉर्टेज तो रहेगी एज सच, हमारे को अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस ओनली वी नीड टू अकोमोडेट। जी। फिर इसमें क्या है कि ये इतने सारे नए सब्जेक्ट्स की चॉइस आ रही है कि कहीं वर्कलोड कम हो रहा है, जैसे मैथमेटिक्स का वर्कलोड कम हुआ, बट बहुत सारे स्किलिंग के नए कोर्सेज आ गए, तो हमारी जी। फैकल्टी उन नए कोर्सेज को टीच कर सकती है। ठीक है। इतना सही बैलेंस बिठाना है हमें जी जी। कि कहीं कुछ देखिए, एक एक स्टूडेंट ने तो दिन के अंदर उसने 7 पीरियड ही पढ़ने हैं, 5 या 6 दिन क्लासेस लगनी, तो उसका लोड तो चेंज नहीं हो रहा। तो कुछ नए कोर्सेज आने का मतलब ये है कि पुराने कोर्सेज का लोड कम होगा। जी। तो जिन लोगों का लोड कम हो रहा है उनसे हमने इन नए कोर्सेज को टीच टीच करवाना है। करवाना है, ठीक है जी। फिर हमने ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, बट एट द सेम टाइम this is based upon giving autonomy to the teachers, गुड। and it is making good efforts towards the development of the teachers as well. जी जी जी। तो टीचर के पास जब ये ऑटोनॉमी है कि उसने क्या पढ़ाना है, जी वो अपने कोर्सेज को खुद डिवाइस कर सकता है। तो बहुत जी सारे कोर्सेज को हमने फ्रेम करके दिया जी। और कॉलेजेस को कन्विंस किया कि अगर फिर भी कोई इशू रहेगा तो यू डिजाइन योर ओन कोर्स दैट्स गुड। and we will implement that course in your college. जी And still, if you have any problem, then Kurukshetra University will be making arrangement for online teaching जी। of your students दैट्स गुड। through our faculty in the university. So this is how we could convince. देखिए। उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हमने, जी वर्कशॉप्स करी प्रिंसिपल्स के साथ, टीचर्स के साथ करी, उनको ट्रेन किया। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि सभी प्रिंसिपल साहबान ने, सभी टीचर्स ने बहुत सहयोग किया, जी एंड आई कुड हार्डली फाइंड एनी रेजिस्टेंस एनीवेयर। जी और इम्प्लीमेंटेशन के बाद सब बहुत खुश है। जी। इसका असर क्या है, मैं केवल एक सेंटेंस से आपको बताना चाहूंगा। जब हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में आईएचएस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया हमने, जी। तो शुरू में कुछ इश्यूज आए, हम्म। क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल थी, हम्म। टाइम टेबल उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो शुरू का 1 डेढ़ महीना जैसे ही बीता, जैसे ही उनको सेटल किया हमने उनके सब प्रॉब्लम्स को, उसके बाद जो सीनियर बैचेज चल रहे थे हम्म। उन सारों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि सर ये तो इतनी अच्छी पॉलिसी है, हमारे पे भी लगाओ वहाँ पे। अच्छा। सो दैट वाज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट वी कुड हैव अमंग यस। द स्टूडेंट्स। मैं इस बात से डॉक्टर साहब बिल्कुल निकाल पा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी बात जिसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ वो ये है कि टीचर्स का अगर पैशन कहीं भी काम कर रहा है और वो प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट करा दे, तो हो सकता है उसका स्टूडेंट का बहुत लाभ हो जाए, क्योंकि वही ज़रूरी नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहा है, हो सकता है कि ही इज़ वेरी गुड इन म्यूजिक ऑल्सो, सो ही कैन गो एंड टीच द म्यूजिक यस। बाय ही इज़ अ टीचर ऑफ फिजिक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अलग ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि ये हमने इम्प्लीमेंटेशन कर ली, ये मदर यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्टेज पे एक बड़ा विश्वविद्यालय बने और उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए, है। मैं मान के चलता हूँ हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, वो बहुत काम करती है, हमारे बहुत टीचर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, हमें अब वो एक्सेप्टेंस भी मिलनी शुरू हो जाए, तो डॉक्टर साहब आप उस तरीके से क्या देख पाते हैं थोड़ा सा? सौरभ जी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये भी एक इसका एक प्रोविजन है। और आप देख ही रहे हैं कि अभी बहुत सारी
फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को एनईपी के तहत ही उनको अपने कैंपसेस डेवलप करने के लिए दिए गए इंडिया के अंदर डेवलप करने के लिए दिए जी गए। जी जी ऐसी परमिशन उनको मिली है। जी इसी तरह से जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ये फ्रीडम दी गई है कि वो भी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ अपने कनेक्शंस को डेवलप करें, लिंकेजेस बनाएं, एमओयू साइन करें। जी इसी के तहत हमने पिछले 3 साल के अंदर जो हमारी इंटरनेशनल लेवल की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी लगभग 12 यूनिवर्सिटीज के साथ अच्छा हमने अपने एमओयू साइन किए हैं। जी उनमें से एक यूनिवर्सिटी जो है वो अ, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अच्छा जी बेफलो के अंदर कैंपस है उनका, एक एमओयू हमारा उनके साथ है। बहुत अच्छा इसी तरह से हमारी जो 7 यूनिवर्सिटीज हैं, जो एक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अच्छा जी दिस इज द ग्रोथ ट्रायंगल, ओके IMT growth triangle of these 3 countries. So last to last year, they were having a ministerial meeting, and India was invited as a partner country अच्छा in the ministerial meeting of these 3 countries. ठीक है जी And I'm happy to share कि इंडिया से केवल एक ही यूनिवर्सिटी को वहाँ इनवाइट किया गया था, दैट वाज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे तो हमने IMT ग्रोथ ट्रायंगल की, यानी कि इन 3 कंट्रीज की 7 पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया एक ही दिन में, ड्यूरिंग दैट मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अच्छा और इसी तरह से 3-4 यूनिवर्सिटीज और हैं जिनके साथ हमने MOU साइन किए हैं। और केवल इतना ही नहीं है, अभी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आज की डेट में लिंकेजेस डेवलप करना बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ बहुत इजी हो गया है, चाहे तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, जी फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम हो, जी उनके साथ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेस करने का हो। जी एंड आई एम होपफुल दैट वेरी सून विल बी स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम आल्सो बहुत अच्छे विद दीज यूनिवर्सिटीज इन द टाइम टू कम। डॉक्टर तो साहब इस डायरेक्शन हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा से आपको ध्यान में है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जी बाहर जा रहे हैं। जी यहाँ तक कि कुछ एक तो गांव हमारे जो पंजाब के साथ स्पेशली लगते हुए गांव है, गांव के गांव खाली हो चुके हैं यूथ से। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के माध्यम से उनको एक अवसर मिलेगा अपने देश में रहकर पढ़ने का, जी और बाद में उनका चूंकि एक्सपोजर इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ होगा तो वो वहां पर भी जा पाएंगे। बिल्कुल तो इस तरह का हम लोग सोच रखते हैं, आने वाले समय के अंदर लगता है इसको हम कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करते करते और मैं आखिर में आपसे सिर्फ इतना पूछ जानना चाहूँगा कि आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों को और हरियाणा के सभी विद्यार्थियों को एज ए वाइस चांसलर आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए, मैं अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को और हरियाणा के छात्रों को ये संदेश देना चाहूँगा कि NEP 2020 उनके लिए अपार संभावनाएं लेकर आई। जी उनको बड़ी सोच के साथ और बड़े दिल के साथ इसके जो प्रोविजंस है उनका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये उनको स्किल एनहांसमेंट में हेल्प कर रही है, जी उनको वोकेशनल एजुकेशन के अंदर हेल्प कर रही है। जी तो जितने भी इसके प्रावधान है उसके अंदर वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, खासकर जो इसके अंदर पेडागोजी के अंदर जो टीचिंग लर्निंग हमारा प्रोसेस है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जी वो चेंजेस क्या है कि क्लासरूम टीचिंग इज नाउ अंडरगोइंग ए चेंज। जी वो इट इज नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट टू ओनली द वन वे कम्युनिकेशन, जी कि टीचर आया क्लास में लेक्चर दिया और चला गया। हम्म नो, इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ इंटरेक्शन टाइप। इंटरेक्टिव ओके इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट आ रहा है कि जहां पर टीचर ने आपको अगले दिन जो पढ़ाना है उसके नोट्स आपको एक दिन पहले दे दिए हैं, आप घर से तैयारी करके आए, जी और अगले दिन चूंकि आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं तो आपने उस पर डिस्कशन करना है, जी आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या तो ये हाँ, जो 3C का कंसेप्ट है, हम्म, क्यूरियोसिटी यानी कि आपको सब्जेक्ट के बारे में जानने की उत्सुकता जी वो होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन टीचर ने दी है उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी। जी तो सेकंड C इज क्रिटिकल थिंकिंग। करेक्ट
कि डोंट एक्सेप्ट वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू, जी यू एक्सप्लोर योर सेल्फ। जी आज की डेट में पूरी नॉलेज आप अपनी पॉकेट में लेके घूमते हो, जी टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, टेक द हेल्प ऑफ नेट, ट्राई टू फाइंड आउट, जी एक्सप्लोर इट। जी Whatever teacher has told, you are exploring yourself, and जी then you make up your mind what is correct, what is not correct. करेक्ट And the third one is creativity. करेक्ट तो जो existing information है, जी जो existing state of knowledge है, जी don't feel satisfied with that. जी Try to add something to the present day knowledge. हम्म, That is your creativity. So that will lead to innovation, that will lead to research. जी हमारा देश आज पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। जी 15 से 29 साल के बीच में हमारा लगभग 37 करोड़ युवा हैं। जी हमारे युवाओं की माइंड सेट में जी जो ये है कि रोजगार जी रोजगार की एक गलत डेफिनेशन उनके दिमाग में है। हम्म, वो गलत डेफिनेशन क्या है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। जी 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 तो इस मिथ में से बाहर आना चाहिए उनको। जी रोजगार की असली डेफिनेशन को समझें। जी वो ये समझें कि सरकारी नौकरियां मात्र 2% है, जी अच्छी कारपोरेट नौकरी 5.5 से 6% है। जी बाकी जो लगभग 30%, यानी कि 2 और 6 8% तो ये हो गया। जी 30% हमारे कॉन्ट्रैक्टर कैजुअल वर्कर्स हैं, जहाँ पे जी 10-15 हज़ार महीने से ज़्यादा उनकी इनकम नहीं होती, तनख्वाह नहीं मिलती, जी किसी तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। जी मैं नहीं चाहता कि हमारा यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट इस तरह की नौकरी करे। यानी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए केवल 8% नौकरियां हैं। जी बाकी का हमारा जो लगभग 60% रोजगार है वो स्वरोजगार के माध्यम से आता है। स्वरोजगार के लिए स्किलिंग होनी बहुत जरूरी है। आपके अंदर उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप होनी बहुत जरूरी है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर डेवलप देती है। करने का एक रूट है। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। जी जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2 इंक्यूबेशन सेंटर हैं। अच्छा यू कम अप विद एनी आइडिया हम्म, वेयर योर आइडिया इज गोइंग टू बी से इनक्यूबेटेड। करेक्ट मतलब आइडिया से प्रोटोटाइप तक आने के लिए वी कॉल इट एज ए प्री इंक्यूबेशन प्रोसेस, जी एंड देन फ्रॉम प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट वी कॉल इट एज इंक्यूबेशन ऑफ द आइडिया। जी इसके लिए हमारी सारी लैब की सुविधाएं हैं, हमारे पास अपने फैकल्टी मेंटर्स हैं, हमारे पास इंडस्ट्री मेंटर्स हैं। जी कोई पत्रकारिता के उसके अंदर उद्यमी बनना चाहे तो सौरभ जी जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी तो ये सब लोग मेंटरिंग करने के लिए तैयार हैं। और जब एक कोई पूरे भाव के साथ मेंटरिंग करता है तो उसके अंदर वो जो सरकारी सिस्टम वाली फॉर्मेलिटीज वो नहीं रहती हैं, तो एक रियल मायने में गाइडेंस मिलती है स्टूडेंट को। करेक्ट फंडिंग का प्रावधान है। प्री इंक्यूबेशन स्टेज पे यूनिवर्सिटी 2 लाख तक फंड करती है। जी इंक्यूबेशन स्टेज में हम 25 लाख तक की फंडिंग कर सकते हैं। जी अभी पिछले कुछ वर्षों में हमारे कुछ एक स्टार्टअप्स सेटअप हो गए हैं। जी एक स्टार्टअप की प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है इस समय। अच्छा तो इस तरह का मैं बताना चाहूंगा कि केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं, सभी यूनिवर्सिटीज जो हमारी मेन यूनिवर्सिटीज है हरियाणा की या देश की, सबके अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। जी तो आप लोग ये जितने भी प्रावधान हैं इनका फायदा उठाएं। और मैं तो ये निवेदन करूंगा सारों से कि एक सरकारी नौकरी की तरफ भागने के बजाय आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए। नौकरी में एक लिमिटेड लेवल ऑफ सक्सेस यू कैन अचीव। जी बहुत अच्छी नौकरी अगर आप मिल गई तो 70,000 से शुरुआत करके, मैं आज कल के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जी रिटायरमेंट में 2.5-3 लाख तक पहुंचेंगे। जी और 35-40 साल की सर्विस के बाद जी जी नेक्स्ट जनरेशन को आप उस प्रोफेशन में ले नहीं सकते। जी और इतनी मेहनत अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में लगाएंगे जी तो मे बी when you get out of your business after 35 year 40 year you have got a 500 crore rupees company। जी और नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बेटे को बेटी को सारे का सारा बेनिफिट ट्रांसफर करके जाओगे। बिल्कुल बहुत अच्छी तो अपना माइंडसेट हम चेंज करें जी और एक नौकरी के पीछे भागने के बजाय एंटरप्रेन्योर बने। जी और अगर हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या कि हम इतने सारे यूथ को रोजगार युक्त कैसे कर पाए, जी
उसके अंदर भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, लोगों को रोजगार देने में आपका योगदान रहेगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि आने वाला समय जी। अपने देश का है, भारत का है, और 2047 तक हमारे देश के शीर्षस्थ नेतृत्व ने जी। हमें जो एक लक्ष्य दिया है विकसित देश बनने का, जी। वो विकसित देश हम अपने युवाओं की बदौलत जी। अवश्य बनेंगे। जी। युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको इनोवेटिव बनना है, उनको रिसर्च के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना है। डेफिनेटली विल बी एबल टू अचीव अवर दिस एम्बिशियस गोल। तो सौरभ जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मुझे आज समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरे पॉडकास्ट में आप आए, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था। और ख़ास तौर पे ये जनरेशन जो यूथ है और आपके साथ आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रही है, और मुझे तो मैं ये चाहूँगा कि ये मैं अपने उन दर्शकों जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं वो भी इसको सुने, क्योंकि आज डॉक्टर साहब ने वो एक रोड मैप दिया है उनको रियल टाइम एक एंटरप्रेन्योर बनने का और इस देश में कंट्रीब्यूट करने का। और बाय 2047 व्हेन वी सी आवर नेशन एज अ डेवलप्ड नेशन और एक बहुत बड़ा इकोनॉमी के रूप में भी हम देख पाएंगे। मुझे आपके इस संदेश से पूरा ऐसा लगता है कि देश जो है एक बड़ी नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। डॉक्टर साहब, आप मेरे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अक्षय, धन्यवाद।